हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई जैसे कि हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ऑप्शनल जो हम सेलेक्ट करते हैं और उसमें हम कितने मार्क्स स्कोर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शनल का स्ट्रक्चर तो यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है इट कंप्राइजेज ऑफ 250 प्लस 250 मार्क्स। ठीक, इट कंप्राइजेज ऑफ 250 प्लस 250 मार्क्स। तो टोटल जो मेरा 500 मार्क्स हैं ऑप्शनल्स के, दे आर वेरी क्रूशल, क्योंकि जनरली आप जीएस के मार्क्स देखोगे तो वो हमेशा एवरेज मार्क्स को ही फॉलो करते हैं। तो किसी साल अगर जीएस पेपर 1 में 110 एवरेज गया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें 115 या 120 तक ही स्कोर करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है वो एवरेज के आसपास ही होता है। बट ऑप्शनल में ये चीज़ नहीं होती। ऑप्शनल में यू हैव अ पोटेंशियल या यू हैव एन ऑप्शन टू स्कोर मोर देन 330 या इसके अराउंड में। ठीक, ये 330 और 340 का जो स्कोर होता है ये आपको इंश्योर करता है डबल डिजिट रैंक ऑल्सो। अगर आप ऑप्शनल के साथ साथ जीएस में एवरेज परफॉर्म करके ऑप्शनल में इस रेंज में परफॉर्म कर लेते हैं तो इट विल ऑल्सो इंश्योर अ डबल डिजिट रैंक। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ऑप्शनल का। बट कई बार स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर कौन सा ऑप्शनल चूज़ करें। ठीक, ऑप्शनल्स का परफॉर्मेंस यूपीएससी एग्ज़ाम में किस तरीके से रह रहा है, कितने बच्चे एक ऑप्शनल को चूज़ कर रहे हैं, ठीक, उसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर कर पा रहे हैं, मार्क्स का वेरिएशन कितना रह रहा है, व्हाट आर द टॉप परफॉर्मिंग ऑप्शनल्स, व्हाट आर द मतलब वो कौन कौन से ऑप्शनल्स हैं जिन पे अगर मैं 4 महीना 5 महीना 6 महीना देता हूँ तो वो इंश्योर करते हैं कि आई कैन स्कोर दिस मच अमाउंट ऑफ मार्क्स। ठीक, तो ये जो पूरा का पूरा डेटा होता है ये यूपीएससी हर साल रिलीज़ करता है। ठीक, तो अभी जो है यूपीएससी ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट विच इज़ 73rd एनुअल रिपोर्ट फॉर 2022-2023। ठीक, तो इसके हम ऑप्शनल के डेटा को, इस सेशन में हमारा एम क्या है कि ऑप्शनल के डेटा को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे व्हाट आर द टॉप ऑप्शनल्स और उनमें सक्सेस रेट कैसा रहता है। ठीक, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शनल्स का स्क्रीनशॉट पुट कर दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। जैसे कि आप देखोगे एग्रीकल्चर में 115 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे, 12 स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं, सक्सेस रेट इज 10.4%। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री 18 स्टूडेंट्स, एक रिकमेंडेशन, सक्सेस रेट 5.6%। Similarly with anthropology 1159 students appeared, 90 recommended, सर 7.8% का यहाँ पर सक्सेस रेट है। बॉटनी का देखेंगे सक्सेस रेट तो सर 9.4% है, केमिस्ट्री का 11% है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, जैसे 32 स्टूडेंट्स ने ही बॉटनी लिया था, तो ये जो पिक्चर होती है ये क्लियर पिक्चर नहीं दर्शाती। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सारे के सारे ऑप्शनल्स यहाँ पे रख दिए हैं। ये पीपीटी आप बाद में डाउनलोड करने के बाद एनालाइज कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैसा रहा है, ज्योग्राफी का कैसा रहा है, हिस्ट्री का कैसा है। ठीक, अगर इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो ये लिटरेचर ऑफ बंगाली लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी, जैसे तेलुगु लैंग्वेज में 20 एस्पिरेंट्स अपीयर्ड हुए थे और 1 का एक बच्चे का रिकमेंडेशन भी हुआ है। मणिपुरी में 2 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 1 का रिकमेंडेशन हुआ है। तो ये परसेंटेज पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आपको लगेगा सर मणिपुरी लैंग्वेज 50% सक्सेस रेट, बट 2 ही स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ठीक, तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए दिस इज अबाउट मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, ये सारे के सारे ऑप्शनल्स हैं यहाँ पर। देखो, इसको बेटर तरीके से एनालाइज करने के लिए मैंने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड किया। मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 250 स्टूडेंट्स। अगर आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि सर वो ऑप्शनल्स को हम एनालाइज करते हैं जिसमें मिनिमम 250 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, ये जितने भी ऑप्शनल्स हमारे पास अवेलेबल थे इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शनल्स हैं जिनमें 250 स्टूडेंट्स से ज़्यादा अपीयर हुए हैं और उनका सक्सेस रेट कैसा रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए, अगर मैं ये 250 वाला थ्रेशोल्ड एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शनल बच के आते हैं वो यही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शनल्स होते हैं। वो यही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शनल्स होते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं, ठीक, सबसे पहले मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं तो एंथ्रोपोलॉजी में 1159 स्टूडेंट, दिस इज द डेटा ऑफ 2022। ठीक,
इसके लेटेस्ट का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो 2022 में एंथ्रोपोलॉजी में 1159 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 90 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक, और सक्सेस रेट था अराउंड 7.8%। द सक्सेस रेट इज अराउंड 7.8%। अगर ज्योग्राफी की बात करोगे तो 1079 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 66 स्टूडेंट्स आर रिकमेंडेड एंड द सिलेक्शन रेशियो इज 6.1%। सिमिलरली हिस्ट्री का भी डेटा है, 574 स्टूडेंट्स जो है वो मेंस लिखे थे, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में, रिकमेंड कितने हुए 25। द सक्सेस रेट इज 4.4%। इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, 513 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 50 आर रिकमेंडेड, 9.7%। द सेम थिंग विथ फिलोसफी ऑप्शनल, सर 265 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 20 गॉट रिकमेंडेड, 7.5%। PSIR 1571 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो PSIR चूज कर रहे हैं, बट ओनली 140 रिकमेंडेड, 8.9% सक्सेस रेट। सेम थिंग विथ PubAd, 361 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 31 आर रिकमेंडेड, 8.6% का सक्सेस रेट। व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी, सर 1087 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक, 92 गॉट रिकमेंडेड, 8.5% का सक्सेस रेट, ठीक। तो अगर आप इसको एनालाइज करते हो, ठीक है, तो मिनिमम अगर 250 प्लस स्टूडेंट्स का मैं थ्रेशोल्ड अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक, तो इस थ्रेशोल्ड के हिसाब से जो हाईएस्ट सक्सेस रेट वाला ऑप्शनल निकल कर आ रहा है, दैट हाईएस्ट सक्सेस रेट ऑप्शनल इज मैथमेटिक्स, ठीक, विद द सक्सेस रेशियो ऑफ 9.7%। बाकी ऑप्शनल्स के भी सक्सेस रेट गिवन है, कितने लोग अपीयर कर रहे हैं, कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। बट इसमें अगर मैं सक्सेस रेट के अकॉर्डिंगली देखूंगा तो इट इज 9.7%, ठीक। अब क्या रीजन है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सक्सेस रेट बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक। क्या हम इस पॉइंट को एनालाइज करेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं किसी भी ऑप्शनल के मार्किंग या स्कोरेबिलिटी पे अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या क्या पॉइंट समझना चाहिए, ठीक, कि अगर एक ऑप्शनल में स्कोर करना है तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज व्हिच वी नीड। सबसे पहला होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, की जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको हम पहले कवर करें, ठीक। सेकेंड नंबर पे आता है प्रैक्टिस। अब मैथ्स के केस में ये प्रैक्टिस क्या हो जाता है, ये प्रैक्टिस कहलाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यहां पर जो आपके दूसरे ऑप्शनल्स हैं जहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, वहां पर हो जाते हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बट चैलेंज कहां पर आता है? चैलेंज आता है तीसरा, क्योंकि दे आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, सिंस दे आर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर एक चैलेंज आ जाता है मेरे पास कि यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक आंसर राइटिंग स्किल, इस पे फोकस करना पड़ता है। आई नीड टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक आंसर राइटिंग स्किल्स। अगर आप ये सारे के सारे ऑप्शनल्स देखोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली शायद मैथ्स ऑप्शनल ही सबसे बड़ा ऑप्शनल होगा, ठीक। As per the syllabus, it required 7 to 8 months of rigorous preparation to complete the maths optional. बाकी ऑप्शनल्स जो होते हैं दे आर, इनका सिलेबस जो है वो जीएस के साथ ओवरलैपिंग भी होता है और थोड़ा छोटा भी होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स। बट चैलेंज कहाँ पर आ जाता है? वहाँ पर सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बट ये स्किल डेवलप करने में इट विल टेक टाइम। ये स्किल डेवलप करने में द टोटल प्रोसेस टेक्स टाइम। देयरफॉर दिस रिफ्लेक्ट इन द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस रेशियो ऑफ ऑल द ऑप्शनल एज कंपेयर टू मैथ्स। अब देखेंगे जो कन्वेंशनल ऑप्शंस है लाइक ज्योग्राफी, सक्सेस रेट ओनली 6.1%, सिलेबस छोटा है, प्रिपेयर करते हैं, जीएस के साथ ओवरलैपिंग है। हिस्ट्री की बात करिए, ठीक, द सिलेबस इज वेल डिफाइंड, जीएस पेपर 1 का पूरा ओवरलैपिंग है, बट सक्सेस रेशियो कितना है? 4.4%। तो इस ट्रैप में मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो जीएस के साथ ओवरलैपिंग वाला जो ट्रैप है उसके अलावा आपको स्कोरेबिलिटी पे भी फोकस करना है। क्योंकि मैं ऑप्शनल चूज कर रहा हूं, देखिए ऑप्शनल चूज करते वक्त यहां पर मेरा क्राइटेरिया क्या था, मैंने क्या लिखा था? आई नीड मार्क्स
कम सिलेबस पढ़ना या कम टाइम पे प्रिपेयर करना ये प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होता ऑप्शनल चूज करने का। द प्राइमरी क्राइटेरिया इज स्कोरेबिलिटी, कितने स्टूडेंट्स पेपर को क्लियर कर रहे हैं और कितने मार्क्स के साथ। ठीक, तो अगर आप बाकी ऑप्शनल में एवरेज मार्क्स देखेंगे और मैथ्स का एवरेज मार्क्स कंपेयर करोगे तो मैथ्स हमेशा ही ऊपर होता है। ठीक, बट डिसएडवांटेज क्या है मैथ्स के केस में? डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज जीएस के साथ ओवरलैपिंग नहीं है और मैथ्स का सिलेबस भी थोड़ा लेंदी है। ठीक, तो इन चीज़ों पे फोकस करके जब भी आप चूज करेंगे, इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, कोचिंग नोट्स, इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस सक्सेस रेट पे भी हमें ध्यान रखना है। इस सक्सेस रेट पे भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि जो आपके फेमस कन्वेंशनल ऑप्शंस हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ओनली 361 पीपल आर अपीयरिंग। ट्रेंड भी एक तरह से चेंज हो रहा है। पीएसआईआर, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये अभी ज़्यादा लोग चूज कर रहे हैं, बट सक्सेस रेट देखिए, इट इज इन द रेंज ऑफ 7%, 8%। क्योंकि ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस आंसर राइटिंग स्किल इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, तो ये था मेरा एनालिसिस। ठीक, अब आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि मैथ्स ऑप्शनल क्यों बाकी ऑप्शनल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्कोरेबल है। ठीक, और इसके साथ साथ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन मैथ्स की ये भी है कि मैथ्स हर कोई नहीं ले सकता। ठीक, पीएसआईआर आपका बैकग्राउंड है या नहीं है आप चूज कर सकते हैं, हिस्ट्री आप चूज कर सकते हैं, एंथ्रो चूज कर सकते हैं, सोशियो चूज कर सकते हैं, बट मैथ्स जो है इट इज ओनली फॉर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स। बट मेरा ये मानना है कि वो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होते हैं मैथ्स चूज करने के लिए, उन्हें मैथ्स ही चूज करना चाहिए। और रिजल्ट जो है यूपीएससी का डेटा ये भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ये भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि why maths optional is highly scoreable, what is the reason for its scoreability, what is the reason for its scoreability? सबसे पहला पॉइंट होता है स्टैटिक सिलेबस। ठीक, स्टैटिक सिलेबस का मतलब क्या हो रहा है कि आप चाहे अभी पढ़ें प्रेजेंट के टाइम में, या आप 10 साल पहले पढ़ते, या आप 10 साल बाद पढ़ते, किताबें वही हैं, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक, कुछ भी चीज़ बदल नहीं रही है। तो स्टैटिक सब्जेक्ट का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट के लिए अच्छे से मैथ्स को प्रिपेयर किया और वो अटेम्प्ट आपका नहीं क्लियर हो पाया फॉर वट एवर बी द रीज़न, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के प्रिपरेशन में जाओगे तो फिर आपको मैथ्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अलग से आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में एक बार हम कंसेप्ट समझते हैं और फिर हम उसको प्रैक्टिस जितना करते हैं, स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ते जाती है। और यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि इट इज़ द स्टैटिक सिलेबस। इट इज़ अ स्टैटिक सिलेबस। आप पूरे सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस एक्सपैंड नहीं हो रहा, हर दिन कोई नया इशू ऐड नहीं हो रहा है सिलेबस में। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। ठीक, जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम से ही इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता। ठीक, एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता, बट इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन। तो जो किताबें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नोट्स। ठीक, अगर आप इस साल का पेपर देखेंगे तो मैथ्स ऑप्शनल के जो नोट्स थे हमारे और जो क्लासेस थी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। ठीक, कंसेप्ट्स रिपीट नहीं हुए, क्वेश्चन ही एज इट इज़ रिपीट हुए, जिसका हमने एक वीडियो भी किया था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, बट वो क्वेश्चन नोट्स में से नहीं आए थे, वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से आए थे। हमने अपने नोट्स और क्लास के डिस्कशन को इन बुक्स पर ही बेस्ड रखा था, इसीलिए हिट रेशियो अच्छा था और ये हिट रेशियो इंश्योर्ड भी रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नोट से नहीं आ रहे, क्वेश्चन आ रहे हैं यही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एज इट इज़, डेटा भी नहीं चेंज होता, डेटा भी चेंज नहीं करते, एज इट इज क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक, तो अगर आप इन रेफरेंस बुक को सेंटर मान के अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एग्जैक्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डेटा भी ना चेंज हो। इस कारण से मैथ्स हैज़ बिकम हाईली स्कोरेबल बिकॉज दीज स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक एक्ट्स लाइक अ एक्चुअल सोर्स ऑफ द क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट जिस कारण से मैथ्स में स्कोरेबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव नेचर। अब इस पे आप कंफ्यूज होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या हो रहा है। ठीक, ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये हो रहा है कि पेपर तो कन्वेंशनल है बट इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव होता है। इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब या तो क्वेश्चन सही है या तो क्वेश्चन गलत है।
अगर आप इसको सही बना रहे हैं तो एग्जामिनर उसको सही मार्क्स ही देगा। ठीक, इसमें एग्जामिनर का डिस्क्रिशन, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, जैसे कि जीएस पेपर 4 होता है या ऐसे का पेपर होता है। अगर शायद दो अलग अलग एग्जामिनर से अगर हम लोग उस कॉपी को चेक कराएं इवैल्यूएटर से, तो शायद आपके मार्क्स में 2-3 नंबर का या 4 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। क्यों? बिकॉज वहां पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। मैथ्स में सब्जेक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व रहती, इट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि जो चीज सही है वो चीज सही है, या तो 1 है या तो 0 है, देयर इज नथिंग बिटवीन 1 एंड 0। यहाँ पर कोई भी चीज इवैल्यूएटर के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो इस कारण से मैथ्स में स्कोर करना आसान होता है। ठीक, लेसर रोल ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, मैथ्स में प्रेजेंटेशन स्किल का कोई लॉजिक नहीं रहता। ठीक, आपको बस एक सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यहीं पर जो कंपैरिजन होनी चाहिए डिफरेंट ऑप्शनल्स में, कि भाई बाकी ऑप्शनल्स 4 महीने में फिनिश हो जाते हैं, 4 से 5 महीने में, मैथ्स लेता है 8 महीना कंप्लीट होने में। बट जैसे ही मैथ्स को आपने कंप्लीट किया, आपके सिलेबस और आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें कवर हो जाती है 8 महीने में। यहाँ पर क्या होता है, 4 से 5 महीने में सिलेबस तो कवर कर लूँगा, बट जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक स्किल्स मुझे चाहिए स्कोर करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इट रिक्वायर्स अ रिग्रेस हैबिट, इट रिक्वायर्स रिग्रेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। तो ये डिफरेंस होगा। अगर आप पूरा टाइमलाइन कंपेयर करना चाहते हैं तो आप टाइमलाइन इस तरीके से कंपेयर कीजिए कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं 320 330 तक कितने महीने में पहुंचूंगा। मैथ्स 8 से 9 महीने की प्रिपरेशन में पहुंचा देगा आपको। बट हाँ, जो बाकी ऑप्शनल्स होते हैं, खासकर थ्योरेटिकल, ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, उसमें आपका सिलेबस तो फिनिश हो जाएगा, बट वो लेवल तक, थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए आपको 9, 10, 11 महीना, 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं प्रेजेंटेशन स्किल सीखने में। तो दिस इज अनदर रीजन। ठीक, तो अगर, अच्छा ये एक और चीज था, डेटा, इंटरेस्टिंग डेटा जिन्होंने 2022 के बाद का दिया था, 2021 एंड 2022, 2021 एंड 2022, क्या दिखा रहा है इस डेटा में कि 2021 में मेंस में मैथ्स ऑप्शनल से 501 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ठीक, जिसका हमने देखा था डेटा कि समथिंग 9.7% आ रहा था आपका सक्सेस रेट। बट जस्ट नेक्स्ट ईयर 2022 में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स राइटिंग मेंस, ठीक है, 10,000 बच्चे मेंस लिखते हैं ऑन एन एवरेज, और उसमें से 827 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑप्शनल ओनली, आर फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑप्शनल ओनली। तो अगर मैं 10,000 बच्चों में से 827, मतलब क्लोज टू 9 से 10%, ठीक, 10,000 का 10% 1000 हो जाता है, तो थोड़ा सा 10% से कम, 8-9% के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। धीरे धीरे इस ऑप्शनल की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज होते जा रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग मैथ्स आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग मैथ्स आर इंक्रीजिंग। अब मैथ्स ऑप्शनल किन स्टूडेंट्स के लिए है? अगर आपने ग्रेजुएशन मैथ्स में किया है तो यस, यू कैन चूज मैथ्स एज एन ऑप्शनल। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक, तो ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस आप कवर किए होते हो अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के वक्त में ही, तो यू कैन चूज मैथ्स एज एन ऑप्शनल। ठीक, तो ये जो डेटा है ये बता रहा है कि धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑप्टिंग फॉर मैथ्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक, तो ये था हमारा मेन डिस्कशन। अगर आप मैथ्स ऑप्शनल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप स्टडी IQ में कोचिंग लेना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन द मैथ्स ऑप्शनल अक्टूबर बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। ठीक, अगर मैं इस कोर्स के पूरे फीचर्स चेक करूं, तो सबसे पहले लाइव क्लासेस जो होता है अराउंड 7 to 8 months। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड है इस कोर्स में। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन क्लास एंड प्लस इन होमवर्क फॉर्मेट। तो आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सारी की सारी चीज़ें, कंसेप्ट समझाना भी हमारा काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना भी हमारा काम है। जितना आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, जितना हमने क्लास में सॉल्व किया है, उसके बाहर आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस इसी को आप रिवाइज करते रहो वीकली और मंथली बेसिस पे, इसी को आप रिवाइज करते रहो वीकली और मंथली बेसिस पे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। PYQ का डिस्कशन, सिविल सर्विसेज मेंस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस, और एंड में रिवीजन शीट। ठीक, तो ये भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिवीजन शीट। इस पे आप क्वेश्चंस ऐड करके अपना एक रिवीजन बुकलेट बिल्डअप करोगे। इस पे आप क्वेश्चंस ऐड कर करके अपना एक रिवीजन
जो बुकलेट है वो आप बिल्ड करेंगे, ठीक। तो दिस इज अबाउट दिस कोर्स। बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। द प्राइस फॉर द होल कोर्स इज 14,999, ठीक। ये था आज का हमारा सेशन, ठीक। अच्छा, इस पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, AT_UPSC_maths, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस टेलीग्राम आईडी और दिस मेल आईडी। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।